नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ एसटीएल पे बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि अगर मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं कि यस सर आई वांट एन एनालिसिस ऑन पीवीआर कि पीवीआर आज क्यों भागा, क्या होंगे फर्दर लेवल्स एंड टारगेट्स और क्या हमें करना चाहिए, तो दोस्तों सही में मुझे कमेंट बॉक्स में आए, मुझे देखने को मिला कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जिनका ये चाहत है कि मैं पीवीआर के ऊपर वीडियो बनाऊं। दोस्तों मैं पीवीआर के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। पीवीआर को मैं कैसा देखता हूं, आने वाले टाइम में ये क्या 1500 2000 जाने का पोटेंशियल लगता है, स्टॉक कैसा है, स्टॉक के फंडामेंटल कैसे हैं और अभी का इन्वायरमेंट में स्टॉक में रैली आना और रैली चले जाना और ऑपरेटर की एंट्री हुई है या फिर नहीं हुई, दोस्तों सारी बात को इस वीडियो में चर्चा करूंगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया दोस्तों, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को पाने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। और मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करी है कि जेएमएम फॉरवर्ड के ऊपर, रिलायंस के ऊपर, एयरटेल के ऊपर, जाइए दोस्तों अपने नॉलेज को दुरुस्त करिए। तो गाइस चलते हैं अपने वीडियो की ओर। द वीडियो बिगिंस। तो गाइस ओपन किया है मैंने पीवीआर का चार्ट। आप देख सकते हैं कि आज के दिन में जो क्लोजिंग है हमें 1300 के लगभग दिखाई पड़ रही है, जो 7% से अप था। लेकिन हमें भूलनी नहीं चाहिए बात दोस्तों, ये लगभग 1400 को छू कर, 1400 जो छुआ तो था नहीं। मैं अगर इसका हाई दिखाऊं तो आप देख सकते हैं आज का जो हाई है वो 1395 का है, जो अप्रॉक्स 1400 का है। और आप देख सकते हैं खुलते ही कितना मस्त गैप अप हुआ था और उसके बाद एक शार्प स्टीप फॉल डाउन देखने को मिली और उसके बाद बंद होते टाइम भी दोस्तों ये एक बॉक्स से बाहर नहीं निकला, मीन्स एक कंसोलिडेशन फेज में दोस्तों देखने को मिला। और ये क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ भाई कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला। और मैं हमेशा एक मोमेंटम स्टॉक को चेस करना पसंद नहीं करता हूँ। हाँ कभी कभार बात अलग होता है जब मैं पूरा श्योर होता हूँ टेक्निकली कि आज ये पैसा मुझे देगा या फिर 2 दिन के बाद ये मुझे पैसा दे के ही जाएगा, तो ही मैं पोजीशन बनाता हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसे हवाई न्यूज़ से मैं कभी पोजीशन नहीं बनाता हूँ और मुझे कभी इस बात का फियर नहीं होता है कि रैली छूट गई। दोस्तों रैली कभी नहीं छूटती, ये बात आप जान लीजिए। रैली के चक्कर में रहिएगा दोस्तों, कभी मार्केट से पैसा नहीं कमा पाइएगा, इवन अपर लेवल में फंस जाइएगा। ऑपरेटर का काम ही होता है, बिकॉज हम लोग हमेशा, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि जब निफ्टी ग्रीन होता है तब हम लोग ग्रिड में आते हैं और हम लोगों को पैसा लगाना होता है। जब मैं इतने सारे वीडियोज़ बनाता हूँ दोस्तों, इतने सारे लेवल्स देता हूँ, इवन मैंने मुथूट फाइनेंस को 1000 में रिकमेंडेशन किया था। जिन्होंने मेरी बात सुनी वो पूरा पर शेयर पे 150 का सीधा मुनाफा कमा रहे विद इन 7 डेज। आप दोस्तों जाके देख सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ या फिर झूठ। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक को चेस नहीं करना चाहिए जो बहुत भागे हुए हैं। तो भाई मुझे एक न्यूज़ बेस, एक ऑपरेटर की एंट्री पीवीआर में देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये कितना भागेगा आगे उसको डिस्कस करने से पहले, टेक्निकल करने से पहले, क्या इसके बारे में कमेंट्री आ रही है और इसका फंडामेंटल कैसा है, चलिए वो डिस्कस करता हूँ। अगर बात की जाए वैल्यूएशन की तो भाई पीवीआर आज 7% चढ़ा और इसका जो 52 वीक लो है वो 700 के लगभग था। मैंने 750 के लेवल में पीवीआर में एंट्री करी थी और मैं टेम्प्रोरी 1150 के लेवल में दोस्तों एग्जिट भी कर ली थी और मैंने इसमें अच्छा खासा मुनाफा दर्ज किया था, बिकॉज मैंने पीवीआर को बहुत लोअर लेवल पे। लेकिन अभी जो पीवीआर में खेल चल रहा है वो खेल कुछ अलग है। क्यों दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं पीवीआर एक स्मॉल कैप कंपनी है जो 7 करोड़ का मार्केट कैप रखती है। और इसकी बात की जाए इंडस्ट्री पी से, जो कि बहुत हाई तो नहीं है, 25 की है। और पीवीआर का देखिए दोस्तों 738, देख रहे हैं ना, 738 मीन्स क्या बोलूँ मैं, इतना ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और ये 738 जो है ये कैसा है, हम लोगों का कॉन्सोलिडेट मीन्स पीवीआर जो भी बिजनेस करती है उन सबको मिला दे एकत्रित, तो भैया इतना हाई पी मीन्स नो डाउट बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम लोग को हाई वैल्यूएशन स्टॉक में देखने को मिल रहा है जो सही में एक अच्छी बात नहीं है। और मार्केट क्रैश होता है और सेंटिमेंट खराब होता है तो पिटाई इसकी और हो सकती है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, डिलीवरीज देखिए 5% डिलीवरीज दोस्तों, मीन जितने शेयर ट्रेडिंग हुए हैं उसमें 5% शेयर्स को डिलीवरी करके डीमैट अकाउंट में ले जाया गया है। और ये सारे इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड में ही देखने को मिल रहे हैं। डीमैट अकाउंट डिलीवरीज हमें बहुत कम देखने को मिल रही है, जो बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात नहीं है। जो बड़े प्लेयर्स दोस्तों, अगर मैं बात करूं एफआईआईस के डीआईआईस, तो मैक्सिमम जो स्टेक है ये उनके पास ही है। आप देख सकते हैं 72% स्टेक भैया एफआईआईस और डीआईआईस चाप के रखे हैं। और हमें प्रोमोटर का जो स्टेक है वो कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, जो एक्नॉलेजिंग है, बिकॉज इस क्रैश में भी प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को ऑफलोड नहीं की, जो कि बहुत अच्छी बात है। और भाई एज ऑलवेज रिटेल थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। और इंश्योरेंस कंपनी जिसमें मेरा ध्यान रहती है, 1 रुपये का भी प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में, जो कि अच्छी बात है। और इंश्योरेंस कंपनी आप देख सकते हैं कि कैसे अपने स्टेक को कांस्टेंट करी है और पिछले 2 क्वार्टर से अपने स्टेक को बढ़ाई है, जो कि एक अच्छी बात है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ।
तो बात की जाए दोस्तों सेल्स की, तो ये 2019 के आंकड़े हैं बता दूं, और ये 2020 का है, जहाँ पे जो फाइनेंशियल एंडिंग है वो मेरी मार्च के एंड में देखने को मिल रही है। और दोस्तों एक साल में हमें लगभग लगभग 10% सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला। और बात की जाए 2019 से 2020 का प्रॉफिट, दोस्तों देख सकते हैं इतना ज़्यादा, हमें भूलना नहीं चाहिए कोरोना हमें मार्च में देखने को मिला था। और मार्च में तो लॉकडाउन हुआ था, लेकिन अप्रैल के पहले मीन्स मार्च और फेब में दोस्तों बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस को पहले ही बहुत सारे स्टेट ने बैंड कर दिए थे, जिनमें इनको बहुत बड़ा झटका लगा। और देख सकते हैं रेवेन्यू कितना फॉल हुआ। और दोस्तों अगर रेवेन्यू फॉल होगा तो प्राइस टू अर्निंग में जो पीई है वो हमें बहुत हाई देखने को मिलेगी। और ऐसा वैल्यूएशन प्रॉफिट गिरा तो भैया प्राइस अप है, लेकिन अर्निंग तो हो नहीं रही है, तो प्राइस टू अर्निंग के मामला में ये थोड़ा महंगा हो जाता है, जो हम लोगों को कॉशियस करना चाहिए। कंपनी की रिजर्व की बात करूँ दोस्तों, अच्छी है, 1500 करोड़ की रिजर्व है, और ईयर टू ईयर भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है, एक्नॉलेजिंग है। आरओसी दोस्तों कितना घट गया देख रही हैं, पहले 2019 में 14 था, अभी 1 है, मीन्स 2 के लगभग, जो कि एकदम भी डिसअपॉइंटिंग है। और डेट दोस्तों कंपनी में थोड़ी सी है, 1 से ज़्यादा डेट तो थोड़ा खतरनाक होता है, फिर भी कंपनी मुझे लगता है कि मैनेजिंग कर लेगी, बिकॉज कंपनी ग्रूमिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। कंपनी की सेल की बात की जाए तो कंपनी सेल तो अपना ईयर टू ईयर ठीक मेंटेन करी, लेकिन प्रॉफिट दोस्तों ईयर टू ईयर देखिए -50% हो गया, जो बहुत वरीसम है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक थ्रेट है, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहूँगा। बिकॉज जिस हिसाब से एक बॉलीवुड को लेके सेंटिमेंट बिगड़ा है, और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के आ जाने से अमेजन, डिज्नी, हॉटस्टार, दोस्तों लोग प्रेफर कर रहे हैं घर पे ही जाने का। ये मेरी कमेंट्री नहीं है, मैं कमेंट्री डिस्कस करूंगा जिससे आपको ज़्यादा बेटर विजन मिल पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी जो एनसीबी या फिर कहीं ना कहीं बहुत सारे समन्स हुए हैं बड़े बड़े सुपरस्टार्स को, पता नहीं आप किसको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, मैं किसी का पैरवी नहीं करने आया हूँ, मैं बस अपना एक राय डिस्कस करने आया हूँ। मैं आपसे भी आपका व्यू जानना चाहूँगा कि क्या आप मीन्स आपके जो अभी के करंट बॉलीवुड की कंडीशन है, जो इनका इमेज हो गया है, तो क्या ये अगर मूवी रिलीज़ करते हैं कोई बड़े स्टार जो मीन्स बड़े किसी स्कैंडल में या फिर किसी घोटाला में, या फिर कहीं ना कहीं एक बड़े सुपरस्टार जिनके ऊपर बहुत एलिगेशन लगा है एसएसआर के ऊपर की वजह से, तो अगर आपको लगता है कि आप जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए, अगर आप जाएंगे दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिए सर मूवी रिलीज होते हुए मैं जाऊँगा, कौन से स्टार के मूवीज़ को जाएंगे वो ज़रूर बोलिएगा। बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि सेंटीमेंट ही बहुत बिगड़े हुए हैं, और जब तक सेंटीमेंट सुधरता नहीं दोस्तों, तो तब तक मैं इसमें पोजीशन बनाने के पहले 100 बार सोचूंगा। बिकॉज मार्केट सेंटिमेंटल भी है और फंडामेंटल भी है, लेकिन अभी का सेंटीमेंट दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिकॉज बॉलीवुड के ऊपर अभी बहुत सारा खतरा मंडरा रहा है। ओटीटी कम नहीं था, लेकिन अभी देखिए बहुत सारे ना जाने कितने सारे प्रोब्स एंड एनसीबी ड्रग्स केस आ गए हैं, जो बॉलीवुड की इमेज को और भी तार कर रहे हैं। और अगर बॉलीवुड का इमेज गिरता है तो हमें पीवीआर जैसे स्टॉक भी पिटते हुए देखने को मिलेंगे, ना उनकी मूवीज़ चलेगी, ना पीवीआर कमा पाएगा दोस्तों। ये बात भी आपको एक एंगल है जो आपको ज़रूर नोटिस करनी चाहिए। तो आज पीवीआर भागा क्यों दोस्तों, तो आपको पता है, मैंने इसके पहले वीडियो बनाई थी, नहीं देखी तो प्लीज़ आकर देखिए कि अनलॉक 5.0 स्टार्ट हो चुका है, और पीवीआर को थोड़ा सा मीन्स रिलैक्सेशन मिला है। तो पल्लवी पेंगोड़ा जो कि एक बहुत अच्छा फोरम से बिलोंग करती है, लाइव मिनट से, मीन्स उनका आर्टिकल है, तो इन दिस पेंडेमिक टाइम रिस्क फॉर मल्टीप्लेक्सेस सेक्टर आर हायर एज अ कंज्यूमर बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल लीडिंग टू अनसर्टेनिटीज ऑन हाउ डिमांड वुड पैन आउट, जो कि बिल्कुल सही बात है, मैं एकदम एग्री करता हूँ। तो आगे उन्होंने ये लिखा है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ डिस्पेयर दिस वीक हैज़ ब्रॉट गुड न्यूज़ फॉर मल्टीप्लेक्सेस। फर्स्ट वेस्ट बंगाल परमिटेड सिनेमा हॉल, जो कि पहला वेस्ट बंगाल बना 1 तारीख से स्टार्ट हो गया, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ने मल्टीप्लेक्सेस को 15 तारीख से रीस्टार्ट करने का परमिशन दे दिया 50% कैपेसिटी से। तो अनसरप्राइजिंगली इन्वेस्टर्स आर इलेटेड, शेयर्स ऑफ पीवीआर एंड आइलॉक्स जम्प्ड ऑलमोस्ट 10% ऑन NSE एंड इन अर्ली ट्रेड। ओवरऑल दिस स्टॉक हैव इंक्रीज 15 to 20% फॉर इन दिस वीक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तो सेंटिमेंटल है, लेकिन जो 50% का रेवेन्यू साफ कम हो जाएगा, क्योंकि 50% ही सीट है। और दोस्तों मैं बताया कि सेंटिमेंटल भी एक चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है अगेंस्ट द बॉलीवुड, और OTT एक नया खतरा। तो मुझे लगता नहीं है कि ये इतना चेयरफुलनेस वाला न्यूज़ है। बिकॉज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन व्यूअर है मेरे जो सही में सिनेमा हॉल खोलने पर एकदम वही फ्रिक्वेंसी से जाएंगे जिस फ्रिक्वेंसी में कोरोना के पहले और बॉलीवुड के जो सेंटिमेंटल चेंज के पहले जाया करते थे। आगे दोस्तों उन्होंने ये लिखा है, एज इंडिया ग्रेजुअली ओपनड अप फ्रॉम इट्स कोविड-19 लॉकडाउन मल्टीप्लेक्सेस आर द वन लास्ट टू बी अलाउड टू रीओपन मेकिंग द सेक्टर रिलेटिवली मोर वनरेबल। द डेवलपमेंट इज सेंटिमेंटली पॉजिटिव बट इट इज ऑल्सो जस्ट
The first important step in this pandemic times, risk for the multiple sectors are higher as consumer behavior is unpredictable. तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, जो कि मैं भी मानता हूं। और दोस्तों इससे क्या फ्यूलअप मिलेगा, मुझे तो चांसेस कम ही हैं। देखा जाए कि आगे कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होने वाला है। एक और दिग्गज है मिस्टर करण तरुणी, वो बहुत ही सीनियर इलेडा सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के रिसर्चर है। आप देख सकते हैं कि सिनेमा इज़ अ हाई, उनका जो व्यू है, सिनेमा इज़ अ हाई ऑपरेटिंग लिवरेज बिजनेस एंड एडवर्टाइजिंग फूड बेवरेजेस रेवेन्यू विल टेक लॉन्गेस्ट टू रिकवर टू द प्री कोविड लेवल्स। तरुणी एडेड अदर रिस्क इंक्लूडेड हायर डिस्ट्रीब्यूटर शेयर्स एंड द लोअर विंडो पीरियड फॉर OTT, जो मैंने बताया ओवर द टॉप सर्विसेज लाइक अमेजॉन, इन सब का लोअर विंडो रिस्क इज इनेबल टू प्रोड्यूसर टू मेक मोर मनी फ्रॉम द डिजिटल सैटेलाइट सो दैट इट कैन बी कंपनसेटेड अगेंस्ट लोअर कलेक्शन इन कोविड टाइम्स। तो दोस्तों अगर 50% एफिशिएंसी से सिनेमा हॉल जाएंगे तो प्रोड्यूसर ये नहीं सोचेंगे कि चलिए आप इसको OTT में रिलीज़ कर देते हैं तो भैया मेरा कमाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप लोगों को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको अभी बोलूँगा अवॉइड। दोस्तों अगर आपको पोजिशनल करनी है तो मैं लेवल्स बता दूंगा जो मैं भी सोच रहा हूँ करने का, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको अवॉइड करूँगा बिकॉज इसमें बहुत सारी खतरा हमको देखने को मिल रही है। घंटी भले या जैसे 100% भी भाग जाए, आई डोंट माइंड, लेकिन जहाँ पे इतने सारे रिस्क है तो भैया मैं अपने पैसे को प्रोटेक्ट करूँगा। और मैं अगर ऐसे स्टॉक पे निवेश करने का सोचूंगा भी तो मैं इससे पहले IRCTC को प्रमुखता दूंगा। और दोस्तों क्यों ना दूंगा, बिकॉज एक मोनोपोली क्रिएट करती है और वैल्यूएशन भी IRCTC का इतना महंगा नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर मुझे करना हुआ तो मैं अपना पैसा इस शेयर का एलोकेट IRCTC में करना ज़्यादा पसंद करूँगा। और बात ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चार्ट बोल रहा है, बिकॉज चार्ट में क्लियर कट रिएक्शन हम लोग को देखने को मिला। देख सकते हैं कितना बायर्स के बाद कितना सेलर्स आ गए हैं जो इस वैल्यूएशन को एकदम ना कह रहे हैं दोस्तों। और हम लोगों को एक क्लियर कट रिजेक्शन हाई लेवल से देखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि इधर से बहुत गैप अप ओपनिंग हुआ। मैं इसको किस लेवल पर खरीदना पसंद करूंगा, अगर 1100 आता है दोस्तों तो मैं पोजिशनल के लिए थोड़ा थोड़ा माल इकट्ठा करना शुरू करूंगा। और अगर ये गिरता है तो दोस्तों मेरे पास सफिशिएंट मनी होती है कोई भी शेयर को एवरेज करने के लिए, बिकॉज मैं एक बार कभी पैसा नहीं लगाता। मैं अपने घोड़ों में अपने नर्व्स पे बहुत काबू रख सकता हूं। और दोस्तों यही वो वेपन है जो आपको मार्केट में बहुत पैसा कमाएंगे। थोड़ा कम कमाइए लेकिन अच्छे से कमाइए, पैसा फंसा के नहीं। तो लॉन्ग टर्म मैं इसको अभी भी अवॉइड करूंगा। दोस्तों आप क्या करेंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, आई वुड लव टू नो कि मेरे प्यारे व्यूअर्स क्या करना चाहते हैं, उनका क्या मूव है। दोस्तों अगर पोजिशनल करना भी है तो मुझे लगता है ये जो दोस्तों लेवल है जहाँ पे एक गैप देख रहे हैं ना, ये गैप तो कभी ना कभी तो फील होगी ना। ये जो गैप है दोस्तों ये आपको एक अच्छा एंट्री का मौका हो सकता है जो 1100 है। और इधर से अगर 1500 भाग भी जाता है तो आई डोंट माइंड, बिकॉज ऑपरेटर इसको 1500 तो क्या 2000 तक भी ले जा सकते हैं। ऑपरेटर सही में स्टॉक मार्केट को चलाते हैं। तो भाई ये रहा मेरा एनालिसिस। मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, आप क्या करने वाले हैं इसकी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। बिकॉज मैंने बता दिया कि मेरे हिसाब से पोजिशनल ट्रेडिंग 1100 सही इसका प्राइस है और हार्डली 1120 या फिर 50। और अगर लॉन्ग टर्म करना है दोस्तों तो अभी अवॉइड करिए बिकॉज इसका थोड़ा रिस्क भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द PVR वीडियो एंड इट्स एनालिसिस कि क्या भाग सकता है, क्या लेवल्स एंड टारगेट्स होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बिना लाइक के नहीं जाइएगा, बिकॉज आपकी वजह से ही इतनी हम लोग रिसर्च करते हैं और आपसे पेश करते हैं, साझा करते हैं। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरा सारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।